हम पढ़ रहे थे कहानी परिंदे। अब तक हमने देखा कि मिस लतिका और मिस्टर ह्यूबर्ट के बीच में संवाद चल रहा था, जिसमें मिस्टर ह्यूबर्ट अपने द्वारा दिए गए प्रेम पत्र को लेकर लज्जित थे। अब आगे ये आखिरी भाग है इस कहानी का। मीडोज़, पगडंडियों, पत्तों, छायों से घिरा छोटा सा द्वीप, मानो कोई घोंसला दो हरी घाटियों के बीच आ दबा हो। भीतर घुसते ही पिकनिक की काली आग से झुलसते हुए पत्थर, अधजली टहनियाँ, बैठने के लिए बिछाए गए पुराने अखबारों के टुकड़े इधर उधर बिखरे दिखाई दे जाते हैं। अक्सर टूरिस्ट पिकनिक के लिए यहाँ आते हैं। मिडोज़ को बीच में काटता हुआ टेढ़ा मेढ़ा बरसाती नाला बहता है, जो दूर से धूप में चमकता हुआ सफ़ेद रिबन सा दिखाई देता है। यहीं पर काठ के तख्तों का बना हुआ टूटा सा पुल है, जिस पर लड़कियां हिचकोले खाती हुई चल रही। डॉक्टर मुखर्जी, आप तो सारा जंगल जला देंगे। मिस वुड ने अपनी ऊंची एड़ी के सैंडल में जलती हुई दिया सलाई को दबा डाला। डॉक्टर ने सिगार सुलगाकर चीड़ के पत्तों के ढेर पर फेंक दी थी। वे नाले से कुछ दूर हटकर चीड़ के दो पेड़ों की गुत्थी हुई छाया के नीचे बैठे थे। उनके सामने एक छोटा सा रास्ता नीचे पहाड़ी गांव की ओर जाता, जहां पहाड़ की गोद में शक्करपारों के खेत एक दूसरे के नीचे बिछे हुए थे। दोपहर के सन्नाटे में भेड़ बकरियों के गलों में बंधी हुई घंटियों का स्वर हवा में बहता हुआ सुनाई दे जाता था। घास पर लेटे लेटे डॉक्टर सिगार पीते रहे। जंगल की आग कभी देखी है मिस वुड? एक अलमस्त नशे की तरह धीरे धीरे फैलती जाती है। आपने कभी देखी है डॉक्टर? मिस वुड ने पूछा। मुझे तो बड़ा डर लगता है। बहुत साल पहले शहरों को जलते हुए देखा था। डॉक्टर लेटे हुए आकाश की ओर ताक रहे थे। एक एक मकान ताश के पत्तों की तरह गिरता जाता। दुर्भाग्यवश ऐसे अवसर देखने में बहुत कम आते हैं। आपने कहाँ देखा डॉक्टर? लड़ाई के दिनों में अपने शहर रंगून को जलते हुए देखा था। मिस वुड की आत्मा को ठेस लगी, किंतु फिर भी उनकी उत्सुकता शांत न हुई। आपका घर, क्या वह भी जल गया था? डॉक्टर कुछ देर चुपचाप लेटा रहा। हम उसे खाली छोड़कर चले आए थे। मालूम नहीं बाद में क्या हुआ। अपने व्यक्तिगत जीवन के संबंध में कुछ भी कहने में डॉक्टर को कठिनाई महसूस होती है। डॉक्टर, क्या आप कभी वापस बर्मा जाने की बात नहीं सोचते? डॉक्टर ने अंगड़ाई ली और करवट बदलकर औंधे मुंह लेट गए। उनकी आंखें मूंद गई और माथे पर बालों की लटें झूल आई। सोचने से क्या होता है मिस वुड? जब बर्मा में था तब क्या कभी सोचा था कि यहाँ आकर उम्र काटनी होगी? लेकिन डॉक्टर, कुछ भी कह लो, अपने देश का सा सुख कहीं और नहीं मिलता। यहाँ तुम चाहे कितने वर्ष रह लो, अपने को हमेशा अजनबी ही पाओगे। डॉक्टर ने सिगार के धुएं को धीरे धीरे हवा में छोड़ दिया। दरअसल अजनबी तो मैं वहाँ भी समझा जाऊँगा मिस वुड। इतने वर्षों बाद वहाँ मुझे कौन पहचानेगा? इस उम्र में नए सिरे से रिश्ते जोड़ना काफ़ी सरदर्द का काम है। कम से कम मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर, आप कब तक इस पहाड़ी कस्बे में पड़े रहेंगे? इसी देश में रहना है तो किसी बड़े शहर में प्रैक्टिस शुरू कीजिए। प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ भटकता फिरूंगा मिस वुड। जहाँ रहो वहीं मरीज मिल जाते। यहाँ आया था कुछ दिनों के लिए, फिर मुद्दत हो गई और टिका रहा। जब कभी जी उबेगा कहीं चला जाऊँगा। जड़ें कहीं नहीं जमती तो पीछे भी नहीं छूट जाता। मुझे अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं है मिस वुड। मैं सुखी हूँ। मिस वुड ने डॉक्टर की बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया। दिल में वह हमेशा डॉक्टर को उच्छृंखल, लापरवाह और सनकी समझती थी, किंतु डॉक्टर के चरित्र में उसका विश्वास है। न जाने क्यों, क्योंकि डॉक्टर ने जाने अनजाने में उसका कोई प्रमाण दिया हो, यह उसे याद नहीं पड़ता। मिस वुड ने एक ठंडी सांस भरी। वह हमेशा यह सोचती थी कि यदि डॉक्टर इतना आलसी और लापरवाह ना होता तो अपनी योग्यता के बल पर काफ़ी चमक सकता था। इसीलिए उन्हें डॉक्टर पर क्रोध भी आता था और दुख भी होता था। मिस वुड ने अपने बैग से ऊन का गोला और सिलाइयाँ निकाली। फिर उसके नीचे से अखबार में लिपटा हुआ चौड़ा कॉफ़ी का डब्बा उठाया, जिसमें अंडों के सैंडविच और हैम बर्गर दबे हुए थे। थर्मस से प्यालों में कॉफ़ी उड़ेलते मिस वुड ने कहा, डॉक्टर, कॉफ़ी ठंडी हो रही है। डॉक्टर लेटे लेटे बुड़बुड़ाए। मिस वुड ने नीचे झुककर देखा। वह कोने पर सर टिकाए चुपचाप सो रहा था। ऊपर का होंठ जरा सा फैलकर मुड़ गया था, मानो किसी से मजाक करने से पहले मुस्कुरा रहा हो। उसकी उंगलियों में दबा हुआ सिगार नीचे झुका और लटक रहा था। मैरी मैरी, व्हाट डू यू वांट?
दूसरे स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली मैरी ने अपनी चंचल चपल आंखें ऊपर उठाई। लड़कियों का दायरा उसे घेरे हुए कभी पास आता, कभी खींचा चला जाता। आई वॉन्ट ब्लू। दोनों हाथों को हवा में घुमाते हुए मैरी चिल्लाई। दायरा पानी की तरह टूट गया। सब लड़कियां एक दूसरे पर गिरती पड़ती किसी नीली वस्तु को छूने के लिए भाग दौड़ करने लगी। लंच समाप्त हो चुका। लड़कियों के छोटे छोटे दल मिडोज में बिखर गए थे। ऊंची क्लास की कुछ लड़कियां चाय का पानी गर्म करने के लिए पेड़ों पर चढ़कर सूखी टहनियां तोड़ रही थी। दोपहर को उस घड़ी में मिडोज अलसाया ऊँघना सा जान पड़ता था। हवा का कोई भूला भटका झोंका, चीड़ के पत्ते खड़खड़ा उठते थे। कभी कोई पक्षी अपनी सुस्ती मिटाने झाड़ियों से उड़कर नाले के किनारे बैठ जाता, पानी में सर डुबोता था, फिर ऊब कर हवा में दो चार निरुद्देश्य चक्कर काटकर दोबारा झाड़ियों में दुबक जाता था। किंतु जंगल की खामोशी शायद कभी चुप नहीं रहती। गहरी नींद में डूबी सपनों से कुछ आवाज़ें नीरवता के हल्के जीने पर्दे पर सलवटें बिछा जाती हैं। मूक लहरों से हवा में तिरती हैं, मानो कोई दबे पांव झांक कर अदृश्य संकेत कर जाता है, देखो मैं यहाँ हूँ। लतिका ने जूली के बॉब हेयर को सहलाते हुए कहा, तुम्हें कल रात बुलाया था। मैडम मैं गई थी, आप अपने कमरे में नहीं थी। लतिका को याद आया कि कल रात वह डॉक्टर के कमरे के टेरेस पर देर तक बैठी रही थी और भीतर ह्यूबर्ट पियानो पर शोंपा का नेक्टन बजा रहा। जूली, तुमसे कुछ पूछना था। उसे लगा वह जूली की आंखों से अपने को बचा रही है। जूली ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी भूरी आंखों से कौतूहल झांक रहा था। तुम ऑफिसर मेस में किसी को जानती हो? जूली ने अनिश्चित भाव से सर हिलाया। लतिका कुछ देर तक जूली को अपलक घूरती रही। जूली, मुझे विश्वास है तुम झूठ नहीं बोलोगी। कुछ क्षण पहले जूली की आंखों में जो कौतूहल था वह भय में परिणत होने लगा। लतिका ने अपनी जैकेट की जेब से एक नीला लिफाफा निकालकर जूली की गोद में फेंक दिया। ये किसकी चिट्ठी है? जूली ने लिफाफा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, किंतु फिर एक क्षण के लिए उसका हाथ कांप पर ठिठक गया। लिफाफे पर उसका नाम और हॉस्टल का पता लिखा हुआ था। थैंक यू मैडम, मेरे भाई का पत्र है, वह झांसी में रहता है। जूली ने घबराहट में लिफाफे को अपनी स्कर्ट की तहों में छिपा लिया। जूली, ज़रा मुझे लिफाफा दिखलाओ। लतिका का स्वर तीखा कर्कश सा हो गया। जूली ने अनमने भाव से लतिका को पत्र दे दिया। तुम्हारे भाई झांसी में रहते हैं? जूली इस पर कुछ नहीं बोली। उसने उद्भ्रांत उखड़ी सी आंखें लतिका को देखती रही। ये क्या है? जूली का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। लिफाफे पर कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर की मोहर उसकी ओर घूर रही थी। कौन है यह? लतिका ने पूछा। उसने पहले भी हॉस्टल में उड़ती हुई अफवाह सुनी थी कि जूली को क्लब में किसी मिलिट्री अफसर के संग देखा गया था, किंतु ऐसी अफवाहें अक्सर उड़ती रहती और उसने उन पर विश्वास न किया। जूली, तुम अभी बहुत छोटी हो। जूली के होंठ कांपे, उसकी आंखों में निरी याचना का भाव घिर आया। अच्छा, अभी जाओ, तुमसे छुट्टियों के बाद बातें करूंगी। जूली ने ललचाई दृष्टि से लिफाफे की ओर देखा, कुछ बोलने को उद्यत हुई, फिर बिना कुछ कहे चुपचाप वापस लौट गई। लतिका देर तक जूली को देखती रही, जब तक वह आंखों से ओझल न हो गई। क्या मैं किसी खूसट बुढ़िया से कम हूँ? अपने अभाव का बदला क्या मैं दूसरों से ले रही हूँ? शायद, कौन जाने। शायद जूली का यह प्रथम परिचय हो उस अनुभूति से जिसे कोई भी लड़की बड़े चाव से संजोकर संभाल कर अपने में छिपाई रहती है। एक अनिर्वचनीय सुख जो पीड़ा और सुख को डुबोती हुई उमड़ती ज्वार की खुमारी जो दोनों को अपने में समा लेती। एक दर्द जो आनंद से उपजा और पीड़ा देता है। यही इसी देवदार के नीचे उसे भी यही लगा था जब गिरीश ने पूछा, तुम चुप क्यों हो? वह आंखें मूंदे सोच रही थी। सोच क्या रही थी? जी रही थी उस क्षण को जो भय और विस्मय के बीच भिजा था। बहका सा पागल क्षण। वह भी पीछे मुड़े तो गिरीश को नर्वस मुस्कुराहट दिखाई दे जाएगी। उस दिन से आज दोपहर तक का अतीत एक दुस्वप्न की मानिंद टूट जाएगी। वह देवदार है जिस पर उसने अपने बालों के क्लिप से गिरीश का नाम लिखा था। पेड़ की छाल उतरती नहीं थी, क्लिप टूट टूट जाता है। तब गिरीश ने अपने नाम के नीचे उसका नाम लिखा। जब कभी कोई अक्षर बिगड़कर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता तब वह हंसती और गिरीश का कांपता हाथ और भी कांप जाता। लतिका को लगा कि जो वह याद करती वही भूलना भी चाहती, लेकिन जब सचमुच भूलने लगती तब उसे भय लगता
कि जैसे कोई उसकी किसी चीज़ को उसके हाथों से छीन लिए जा रहा है, ऐसा कुछ जो सदा के लिए खो जाएगा। बचपन में जब कभी वह अपने किसी खिलौने को खो देती तो वह गुमसुम सी होकर सोचा करती, कहाँ रख दिया मैंने। जब बहुत दौड़ धूप करने पर खिलौना मिल जाता तो वह बहाना करती कि अभी उसे खोज ही रही हूँ, वह अभी मिला नहीं। जिस स्थान पर खिलौना रखा होता जानबूझकर उसे छोड़कर घर के दूसरे कोनों में उसे खोजने का उपक्रम करती। तब खोई हुई चीज़ याद रहती, इसलिए भूलने का भय नहीं रहता था। आज वह उस बचपन के खेल का बहाना क्यों नहीं कर पाती। बहाना शायद करती है, उसे याद करने का बहाना जो भूलता जा रहा है। दिन महीने बीत जाते और वह उलझी रहती। अनजाने में गिरीश का चेहरा धुंधला पड़ता जाता। याद वह करती है, किंतु जैसे किसी पुराने तस्वीर के धूल भरे शीशे को साफ कर रही हो। अब वैसा दर्द नहीं होता, सिर्फ उसको याद करती है जो पहले कभी होता था। तब उसे अपने पर ग्लानि होती। वह फिर जानबूझकर उस घाव को कुरेदती जो भरता जा रहा है, खुद ब खुद उसकी कोशिशों के बावजूद भरता जा रहा। देवदार पर खुदे हुए अधमिटे नाम लतिका की ओर निस्तब्ध नीरी भाव से निहार रहे थे। मिडोज के घने सन्नाटे में नाले पार से खेलती हुई लड़कियों की आवाज़ें गूंज जाती। वट डू यू वॉन्ट, वट डू यू वॉन्ट। तितलियाँ, झींगुर, जुगनू। मिडोज पर उतरती हुई सांझ की छायाओं में पता नहीं चलता कौन आवाज़ किसकी है। दोपहर के समय जिन आवाज़ों को अलग अलग करके पहचाना जा सकता, वे एक स्वरता की अविरल धारा में घुल गई। घास से अपने पैरों को पोंछता हुआ कोई रेंग रहा, झाड़ियों के झुरमुट से परों को फड़फड़ाता हुआ झपट कर कोई ऊपर में उड़ जाता, किंतु ऊपर देखो तो कहीं कुछ भी नहीं। मिडोज के झरने का गड़गड़ाता स्वर जैसे अंधेरी सुरंग में झपाटे से ट्रेन गुजर गई हो और देर तक उसमें सीटियों और पहियों की चित्कार गूंजती रही हो। पिकनिक कुछ देर तक और चलती, किंतु बादलों की तहें एक दूसरे पर चढ़ती जा रही। पिकनिक का सामान बटोरा जाने लगा। मिडोज के चारों ओर बिखरी हुई लड़कियां मिस वुड के इर्द गिर्द जमा होने लगी। अपने संग वे अजीबो गरीब चीज़ें लाई थी। कोई किसी पक्षी के टूटे पंख को बालों में लगाए हुई थी, किसी ने पेड़ की टहनी को चाकू से छीलकर छोटी सी बेत बना ली थी। ऊंची क्लास की कुछ लड़कियों ने अपने अपने रुमालों में नाले से पकड़ी हुई छोटी छोटी बालिश्त भर की मछलियों को दबा रखा था, जिन्हें मिस वुड से छिपाकर वे एक दूसरे को दिखा रही थी। मिस वुड लड़कियों की टोली के संग आगे निकल गई। मिडोज से पक्की सड़क तक 3-4 फरलांग की चढ़ाई थी। लतिका हाँफने लगी। डॉक्टर मुखर्जी सबसे पीछे आ रहे थे। लतिका के पास पहुंचकर वह ठिठक गए। डॉक्टर ने दोनों घुटनों को ज़मीन पर टेकते हुए सिर झुकाकर एलिजाबेथ यूगीन अंग्रेज़ी में कहा, मैडम, आप इतनी परेशान क्यों नज़र आ रही हैं? और डॉक्टर की नाटकीय मुद्रा को देखकर लतिका के होठों पर एक थकी सी ढीली ढीली मुस्कुराहट बिखर गई। प्यास के मारे गला सूख रहा है और यह चढ़ाई है कि ख़त्म होने में नहीं आती। डॉक्टर ने अपने कंधे पर लटकते हुए थर्मस को उतारकर लतिका के हाथों में देते हुए कहा, थोड़ी सी कॉफ़ी बची है, शायद कुछ मदद कर सके। पिकनिक में तुम कहाँ रह गए डॉक्टर? कहीं दिखाई नहीं दिए। दोपहर भर सोता रहा मिस वुड के संग। मेरा मतलब है मिस वुड पास बैठी थी। मुझे लगता है मिस वुड मुझसे मोहब्बत करती हैं। कोई भी मजाक करते समय डॉक्टर अपनी मूँछों के कोनों को चबाने लगता। क्या कहती थी? लतिका ने थर्मस से कॉफ़ी को मुंह में उड़ेल लिया। शायद कुछ कहती, लेकिन बदकिस्मती से बीच में ही मुझे नींद आ गई। मेरी ज़िंदगी के कुछ खूबसूरत प्रेम प्रसंग कम बखत इस नींद के कारण अधूरे रह गए। और इस दौरान में जब दोनों बातें कर रहे थे, उनके पीछे मिडोज और मोटर रोड के संग चढ़ती हुई चीड़ और बांस के वृक्षों की कतारें सांझ के घिरते अंधेरे में डूबने लगी। मानो प्रार्थना करते हुए उन्होंने चुपचाप अपने सिर नीचे झुका लिए हों। इन्हीं पेड़ों को ऊपर बादलों में गिरजे का क्रॉस कहीं उलझा पड़ा था। उसके नीचे पहाड़ों की ढलान पर बिछे हुए खेत भागती हुई गिलहरियों से लग रहे, मानो किसी की टोह में स्तब्ध ठिठक गई हो। डॉक्टर, मिस्टर ह्यूबर्ट पिकनिक पर नहीं आए? डॉक्टर मुखर्जी टॉर्च जलाकर लतिका के आगे आगे चल रहे थे। मैंने उन्हें मना कर दिया था। किस लिए?
अंधेरे में पैरों के नीचे दबे हुए पत्तों की चरमराहट के अतिरिक्त कुछ सुनाई नहीं देता। डॉक्टर मुखर्जी ने धीरे से खांसा। पिछले कुछ दिनों से मुझे संदेह होता जा रहा, ह्यूबर्ट की छाती का दर्द मामूली दर्द नहीं है। डॉक्टर थोड़ा सा हंसा, जैसे उसे अपनी यह गंभीरता अरुचिकर लग रही हो। डॉक्टर ने प्रतीक्षा की शायद लतिका कुछ कहेगी, किंतु लतिका चुपचाप उसके पीछे चल रही थी। यह मेरा महज शक है, शायद मैं बिल्कुल गलत हूँ, किंतु यह बेहतर होगा कि वह अपने एक फेफड़े का एक्सरे करा ले। इससे कम कोई भ्रम तो नहीं रहेगा। आपने मिस्टर ह्यूबर्ट से इसके बारे में कुछ कहा है? अभी तक तो नहीं। ह्यूबर्ट ज़रा सी बात पर चिंतित हो उठता, इसलिए कभी साहस नहीं हो पाता। डॉक्टर को लगा उसके पीछे आते हुए लतिका के पैरों का स्वर सहसा बंद हो गया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लतिका बीच सड़क पर अंधेरे में छाया सी चुपचाप निश्चल खड़ी है। डॉक्टर, लतिका का स्वर भर्राया हुआ। क्या बात है मिस लतिका, आप रुक क्यों गई? डॉक्टर, क्या मिस्टर ह्यूबर्ट? डॉक्टर ने अपनी टॉर्च की मध्यम रोशनी लतिका पर दी। उसने देखा लतिका का चेहरा एकदम पीला पड़ गया और वह रह रहकर पत्ते सी कांप जाती। मिस लतिका, क्या बात है? आप तो बहुत डरी सी जान पड़ती हैं। कुछ नहीं डॉक्टर, मुझे कुछ याद आ गया था। वे दोनों फिर चलने लगे। कुछ देर जाने पर उनकी आंखें ऊपर उठ गई। पक्षियों का एक बेड़ा धूमिल आकाश में त्रिकोण बनाता हुआ पहाड़ों के पीछे से उनकी ओर आ रहा था। लतिका और डॉक्टर सिर उठाकर इन पक्षियों को देखते रहे। लतिका को याद आया, हर साल सर्दी की छुट्टियों से पहले ये परिंदे मैदानों की ओर उड़ते हैं। कुछ दिनों के लिए बीच के इस पहाड़ी स्टेशन पर बसेरा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं बर्फ़ के दिनों की, जब वे नीचे अजनबी अनजाने देशों में उड़ जाएंगे। क्या वे सब भी प्रतीक्षा कर रहे हैं? वह, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, लेकिन कहाँ के लिए? हम कहाँ जाएंगे? किंतु उसका कोई उत्तर नहीं मिला। उस अंधेरे में मिडोज के झरने के भुतैले स्वर और चीड़ के पत्तों की सरसराहट के अतिरिक्त कुछ सुनाई नहीं देता था। लतिका हड़बड़ाकर चौंक गई। अपनी छड़ी पर झुका डॉक्टर धीरे धीरे सीटी बजा रहा था। मिस लतिका, जल्दी कीजिए, बारिश शुरू होने वाली है। हॉस्टल पहुंचते पहुंचते बिजली चमकने लगी, किंतु उस रात बारिश देर तक न हुई। बादल बरसने भी न पाते थे कि हवा के थपेड़ों से धकेले दिए जाते। दूसरे दिन तड़के ही बस पकड़नी, इसलिए डिनर के बाद लड़कियां सोने के लिए अपने अपने कमरों में चली गई थी। जब लतिका अपने कमरे में गई, उस समय कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर का बिगुल बज रहा था। उसके कमरे में करीमुद्दीन कोई पहाड़ी धुन गुनगुनाता हुआ लैंप में गैस पंप कर रहा था। लतिका उन्हीं कपड़ों में तकिए को दोहरा करके लेट गई। करीमुद्दीन ने उड़ती हुई निगाह से लतिका को देखा, फिर अपने काम में जुट गया। पिकनिक कैसी रही मेम साहब? तुम क्यों नहीं आए? सब लड़कियां तुम्हें पूछ रही थी। लतिका को लगा दिन भर की थकान धीरे धीरे उसके शरीर की पसलियों पर चिपटी जा रही। अनायास उसकी आंखें नींद के बोझ से झपकने लगी। मैं चला आता तो ह्यूबर्ट साहब की तीमारदारी कौन करता? दिन भर उनके बिस्तर से सटा हुआ बैठा रहा और अब वह गायब हो गए। करीमुद्दीन ने कंधे पर लटकते हुए मैले कुचैले तौलिए को उतारा और लैंप के शीशों की गर्द पोंछने लगा। लतिका अधमुंधी आंखें खुल गई। क्या ह्यूबर्ट साहब अपने कमरे में नहीं है? खुदा जाने इस हालत में कहाँ भटक रहे। पानी गर्म करने कुछ देर के लिए बाहर गया, वापस आने पर देखता हूँ कि कमरा खाली पड़ा। करीमुद्दीन बड़बड़ाता हुआ बाहर चला गया। लतिका ने लेटे लेटे पलंग के नीचे चप्पलों को पैरों से उतार दिया। ह्यूबर्ट इतनी रात कहाँ गए? किंतु लतिका की आंखें फिर झपक गई। दिन भर की थकान ने सब परेशानियों प्रश्नों पर कुंजी लगा दी थी। मानो दिन भर आँख मिचोली खेलते हुए उसने अपने कमरे में दैया को छू लिया था। अब वह सुरक्षित थी। कमरे की चाहे दीवारी के भीतर उसे कोई नहीं पकड़ सकता। दिन के उजाले में वह गवाह थी, मुजरिम थी, हर चीज़ का उसमें तकाजा था। अब इस अकेलेपन में कोई गिला नहीं, उल्हाना नहीं, सब खींचातानी खत्म हो गई। जो अपना है वह बिल्कुल अपना सा हो गया। उसका दुख नहीं, अपनाने की फुर्सत नहीं। लतिका ने दीवार की ओर मुंह घुमा लिया। लैंप के फीके आलोक में हवा के कांपते पर्दों की छाएं हिल रही थी। बिजली कड़कने से खिड़कियों के शीशे चमक चमक जाते, दरवाजे चटकने लगते, जैसे कोई बाहर से धीमे धीमे खटखटा रहा। कॉरिडोर से अपने अपने कमरों में जाती हुई लड़कियों की हंसी, बातों के कुछ शब्द, फिर सब कुछ शांत हो गया।
किंतु फिर भी देर तक कच्ची नींद में वह लैंप का धीमा सा सी स्वर सुनती रही। कब वह स्वर भी मौन का भाग बनकर मूक हो गया, उसे पता न चला। कुछ देर बाद उसको लगा सीढ़ियों से कुछ दबी आवाज़ें ऊपर आ रही। बीच बीच में कोई चिल्ला उठता और फिर सहसा आवाज़ धीमी पड़ जाती। मिस लतिका, ज़रा अपना लैंप ले आइए। कॉरिडोर के जीने से डॉक्टर मुखर्जी की आवाज़ आई थी। कॉरिडोर में अंधेरा था। वह 3-4 सीढ़ियाँ नीचे उतरी, लैंप नीचे किया। सीढ़ियों से सटे जंगले पर ह्यूबर्ट ने अपना सिर रख दिया। उसकी एक बाँह जंगले के नीचे लटक रही थी और दूसरी डॉक्टर के कंधे पर झूल रही थी, जिसे डॉक्टर ने अपने हाथों में जकड़ रखा था। मिस लतिका, लैंप ज़रा और नीचे झुका दीजिए। ह्यूबर्ट, ह्यूबर्ट। डॉक्टर ने ह्यूबर्ट को सहारा देकर ऊपर खींचा। ह्यूबर्ट ने अपना चेहरा ऊपर किया। विस्की की तेज बू का झोंका लतिका के सारे शरीर को झंझोड़ गया। ह्यूबर्ट की आंखों में सुर्ख डोरे खिंचाए थे, कमीज का कॉलर उल्टा हो गया था और टाई की गांठ ढीली होकर नीचे खिसक आई। लतिका ने कांपते हाथों से लैंप सीढ़ियों पर रख दिया और आप दीवार के सहारे खड़ी हो गई। उसका सर चकराने लगा। In a back lane of the city there is a girl who loved me. ह्यूबर्ट हिचकियों के बीच गुनगुना उठा था। ह्यूबर्ट प्लीज़, प्लीज़। डॉक्टर ने ह्यूबर्ट के लड़खड़ाते शरीर को अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया। मिस लतिका, आप लैंप लेकर आगे चलिए। लतिका ने लैंप उठाया। दीवार पर उन तीनों की छायाएं डगमगाने लगी। इन अ बैक लेन ऑफ द सिटी देयर इज़ अ गर्ल हु लव मी। ह्यूबर्ट डॉक्टर मुखर्जी के कंधे पर सिर टिकाए अंधेरी सीढ़ियों पर उल्टे सीधे पैर रखता चल रहा था। डॉक्टर, हम कहाँ हैं? डॉक्टर सहसा इतने ज़ोर से चिल्लाया कि उसकी लड़खड़ाती आवाज़ सुनसान अंधेरे में कॉरिडोर की छत से टकराकर देर तक हवा में गूंजती रही। ह्यूबर्ट। डॉक्टर को एकदम ह्यूबर्ट पर गुस्सा आ गया। फिर अपने गुस्से पर ही उनसे खींच सा हो आई और वह ह्यूबर्ट की पीठ थपथपाने लगा। कुछ बात नहीं है ह्यूबर्ट डियर, तुम सिर्फ थक गए हो। रॉबर्ट ने अपनी आंखें डॉक्टर पर गड़ा दी। रॉबर्ट, ह्यूबर्ट। उनमें एक भयभीत बच्चे की सी कातरता झलक रही थी, मानो डॉक्टर के चेहरे से वह किसी प्रश्न का उत्तर पा लेना चाहता हो। ह्यूबर्ट के कमरे में पहुंचकर डॉक्टर ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। ह्यूबर्ट ने बिना किसी विरोध के चुपचाप जूते मोजे उतरवा दिए। जब डॉक्टर ह्यूबर्ट की टाई उतारने लगा तो ह्यूबर्ट अपनी कोहनी के सहारे उठा। कुछ देर तक डॉक्टर को आंखें फाड़ते हुए घूरता रहा, फिर धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर, क्या मैं मर जाऊंगा? कैसी बात करते हो ह्यूबर्ट? डॉक्टर ने हाथ छुड़ाकर धीरे से ह्यूबर्ट का सर तकिए पर टिका दिया। गुड नाइट ह्यूबर्ट। गुड नाइट डॉक्टर। ह्यूबर्ट ने करवट बदल ली। गुड नाइट मिस्टर ह्यूबर्ट। लतिका का स्वर सिहर गया, किंतु ह्यूबर्ट ने कोई उत्तर न दिया। करवट बदलते ही उसे नींद आ गई। कॉरिडोर में वापस आकर डॉक्टर मुखर्जी रेलिंग के सामने खड़े हो गए। हवा की तेज झोंकों से आकाश में फैले बादलों की परतें जब कभी इकहरी हो जाती, तब उनके पीछे से चांदनी बुझती हुई आग के धुएं सी आसपास की पहाड़ियों पर फैल जाती। आपको मिस्टर ह्यूबर्ट कहाँ मिले? लतिका कॉरिडोर के दूसरे कोने में रेलिंग पर झुकी हुई थी। क्लब की बार में उन्हें देखा। मैं ना पहुंचता तो न जाने कब तक बैठे रहते। डॉक्टर मुखर्जी ने सिगरेट जलाई। उन्हें अभी 1-2 मरीजों के घर जाना था। कुछ देर तक उन्हें टाल देने के इरादे से वे कॉरिडोर में खड़े रहे। नीचे अपने क्वार्टर में बैठा हुआ करीमुद्दीन माउथ ऑर्गन पर कोई पुरानी फिल्मी धुन बजा रहा था। आज दिन भर बादल छाए रहे, लेकिन खुलकर बारिश नहीं हुई। क्रिसमस तक शायद मौसम ऐसा ही रहेगा। कुछ देर तक दोनों चुप खड़े रहे। कॉन्वेंट स्कूल के बाहर फैले लॉन से झिंगुरों का अनवरत स्वर चारों ओर फैली निस्तब्धता को और भी अधिक घना बना रहा था। कभी कभी ऊपर मोटर रोड पर किसी कुत्ते की रिरियाट सुनाई पड़ जाती। डॉक्टर, कल रात आपने मिस्टर ह्यूबर्ट से कुछ कहा था मेरे बारे में? वही जो सब लोग जानते हैं और ह्यूबर्ट जिसे जानना चाहिए लेकिन नहीं जानता। डॉक्टर ने लतिका की ओर देखा। वह जड़वत अविचलित रेलिंग पर झुकी हुई थी। वैसे हम सबकी अपनी अपनी जिद होती है, कोई छोड़ देता, कोई आखिरी तक उससे चिपका रहता। डॉक्टर मुखर्जी अंधेरे में मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट में सूखा सा विरक्ति का भाव भरा था। कभी कभी मैं सोचता हूँ मिस लतिका, किसी चीज़ को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह उससे चिपटे रहना, यह भी गलत है।
बर्मा से आते हुए जब मेरी पत्नी की मृत्यु हुई, मुझे अपनी ज़िंदगी बेकार सी लगी थी। आज इस बात को अरसा गुजर गया और जैसा आप देखती हैं मैं जी रहा हूँ। उम्मीद है कि काफ़ी अरसा और जीऊँगा। ज़िंदगी काफ़ी दिलचस्प लगती और यदि उम्र की मजबूरी ना होती तो शायद मैं दूसरी शादी करने में भी ना हिचकता। इसके बावजूद कौन कह सकता है कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता था। आज भी करता हूँ। लेकिन डॉक्टर, लतिका का गला रूंधाया था। क्या मिस लतिका? डॉक्टर, सब कुछ होने के बावजूद वह क्या चीज़ है जो हमें चलाए चलती है? हम रुकते हैं तो भी वह अपने रेले में वह हमें घसीट ले जाती है। लतिका को लगा कि वह जो कहना चाह रही वह कह ना पा रही, जैसे अंधेरे में कुछ खो गया जो मिल ना पाया और शायद कभी न मिल पाए। यह तो आपको फादर एलमेंट ही बता सकेंगे मिस लतिका। डॉक्टर ने खोखली हंसी में उनका पुराना सनकीपन उभर आया। अच्छा, चलता हूँ मिस लतिका, मुझे काफ़ी देर हो गई। डॉक्टर ने दिया सलाई जलाकर घड़ी को देखा। गुड नाइट मिस लतिका। गुड नाइट डॉक्टर। डॉक्टर के जाने पर लतिका कुछ देर तक अंधेरे में रेलिंग से सटी खड़ी रही। हवा चलने से कॉरिडोर में जमा हुआ कोहरा सिहर उठा। शाम को सामान बांधते हुए लड़कियों ने अपने अपने कमरे के सामने जो पुरानी कॉपियां, अखबार और रद्दी के ढेर लगा दिए, वे सब अब अंधेरे कॉरिडोर में हवा के झोंकों से इधर उधर बिखरने लगे। लतिका ने लैंप उठाया और अपने कमरे की ओर जाने लगी। कॉरिडोर में चलते हुए उसने देखा जूली के कमरे से प्रकाश की एक पतली रेखा दरवाजे के बाहर खिंचाई है। लतिका को कुछ याद आया। वह कुछ क्षणों तक सांस रोके जूली के कमरे के बाहर खड़ी रही। कुछ देर बाद उसने दरवाज़ा खटखटाया। भीतर से कोई आवाज़ न आई। लतिका ने दबे हाथों से हल्का सा धक्का दिया। दरवाज़ा खुल गया। जूली लैंप बुझाना भूल गई। लतिका धीरे धीरे दबे पांव जूली के पलंग के पास चली गई। जूली का सोता हुआ चेहरा लैंप के फीके आलोक में पीला सा दिख रहा। लतिका ने अपनी जेब से वही नीला लिफाफा निकाला और उसे धीरे से जूली के तकिए के नीचे दबाकर रख दिया। और यहीं पर परिंदे कहानी समाप्त होती है।